हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 7 का पॉलिटिकल का 5वां चैप्टर का अगला भाग बताएंगे। इसमें दिया गया है हियर ए टेबल दैट शो द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज हु लीव स्कूल फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप 2013 से 2014 टू शेड्यूल्ड कास्ट SC is the official term of Dalit and scheduled tribe is the official term of आदिवासी। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्गों के उन लड़कों और लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। अनुसूचित जनजाति SC और अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लड़कों और लड़कियों में भी इनमें शामिल हैं। यहाँ पे चार्ट में दिया गया है। प्राइमरी में क्लास 1 से 5 टू 4.53 और 4.4 टू 7.97 इत्यादि इसमें दिया गया है। SC और ST में लड़के लड़कियां बीच में ही शिक्षा को छोड़ देते हैं, क्लास को छोड़ देते हैं। आगे दिया गया यू हैव प्रोबेबली नोटिस इन द एबव टेबल दैट SC and ST girls leave school at a rate that is higher than the category all girls. This means that girls who are from Dalit and Adivasi background are less likely to remain in school. The 2011 census also found that Muslim girls are less likely than Dalit and Adivasi girl to complete primary school, while a Muslim girl is likely to stay in school for around 3 years. Girls from other communities spend around 4 years in school. संभवतः आपने ऊपर की दी गई तालिकाओं में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना में यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदाय की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष बिता पा रही हैं। There are several reasons why children from Dalit, Adivasi and Muslim communities leave school in many parts of the country, especially in rural and poor areas. There may not even be proper school nor teacher. We teach on a regular basis if a school is not close to people's homes. दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न उचित स्कूल है और न ही शिक्षक। यदि विद्यालय में घर के पास न हो और लाने ले जाने के सुविधा न हो के लिए साधन न हो, बस या वैन आदि की व्यवस्था न हो, तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल ही नहीं भेजना चाहते हैं। कुछ परिवार तो अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्च नहीं उठा पाते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है और बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ। वुमेन्स मूवमेंट, महिलाओं का आंदोलन। वुमेन एंड गर्ल नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। देयर आर अदर सफर्स like legal reform, violence and health, where the situation of women and girls has improved. These changes have not happened automatically. Women individually and collectively have
struggle to bring about this change. This struggle is known as the women's movement. Individual women and women's organization from different part of country are part of the movement. जब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है, अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। इन संघर्षों को क्या कहा जाता है? महिला आंदोलन। देश के विभिन्न भागों में से कई औरतें और कई महिलाएं संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं। इसमें चेतना जागृति करने, भेदभाव का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियां आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैंपेनिंग अभियान। कैंपेनिंग टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड violence against women are an important part of the women's movement. Campaigns have also led to new law being passed. A law was made in 2006 to give women who face physical and mental violence within their home, also called domestic violence, some legal protection. भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरत को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। Similarly, effort made by the women's movement led the Supreme Court to formulate guidelines in 1997 to protect women against sexual harassment at the workplace and within educational institutions. इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं के स्थान होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।